नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इससे पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को बता दूं कि आपकी जानिब से दी जाने वाली ताउन को, इमदाद को ज़रूरतमंदों तक, बेवाओं तक, जो पहाड़ी इलाके के हैं, घाटियों के हैं, उन तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ये ताज़ा बस्ती से आई हुई वीडियोस हैं और बारहा इस सिलसिले में आप लोगों को सारी तफसीलात हर दिन प्राइम टाइम के ज़रिए से फ़राहम करने की कोशिशें हो रही है। वजह उसकी ये है कि ताकि आप मुतमईन रहें कि आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश हो रही है टीम की जानिब से। ये इलाक़े, यहाँ के मनाज़िर, इन तमाम चीज़ों को और ज़रूरतमंद लोगों को देखने के बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काम वो ऐसे भी नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता, ये पूरी तरतीब बनाई गई है। आधार कार्ड लिए जाते हैं, वो ज़रूरतमंद हैं या नहीं ये देखे जाते हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हैं या नहीं देखे जाते हैं, एक ही शख्स को बार बार ना मिले ये भी देखे जाते हैं। और मुख्तलिफ़ बस्तियों के लोगों को, चूँकि पहाड़ के चारों तरफ बिखरे हुए हैं लोग, तो उनको जमा करने की क्या तारीख़ हो सकती है ये भी ऐलान पहले से मुतय्यन किया जाता है। फिर जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचती। तो एक तरतीब के साथ बनने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ बस्तियों में पूरी कामयाबी के साथ ये तक़सीम की कार्रवाई मुकम्मल होती है। अभी और कुछ बस्तियों में पहुँचना है और इस बस्ती में जो दुआएँ हुई थी वो आपको मॉर्निंग प्राइम टाइम में सुनाई गई हैं, आप लोगों के सामने रखी गई हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देख सकते हैं। मज़ीद इसमें आप लोग हिस्सा लें, जिन लोगों ने नहीं लिया है नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज करें, तफसीलात मिल जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नफ़रत, एक दूसरों की दुश्मनी निकालना, अदावत निकालना। एक वीडियो इस वक्त आई है गाज़ियाबाद से। साला बहनवी दो अलग अलग जो है गौशाला चलाते थे। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि अलग अलग एक ही इलाके में गौशाला चलाने की वजह से किसी बात को लेकर के साले और बहनवी में अनबन हो गई। अब इसमें से एक शख्स दूसरे को सबक सिखाने के लिए बाजार से कुछ गोश्त खरीद के लाया, दूसरे के गौशाला में फेंक दिया, ताकि इस सिलसिले में हालात भी पूरी तरह से बिगड़ जाए। गौशाला के ओनर पर इल्ज़ाम लगे कि वो गोश्त काट करके बेच रहा है और पुलिस कार्रवाई करे गौशाला पर, वो भी दूसरे गौशाला पर भी वो मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर ले। अब इस सिलसिले में जब पुलिस को पता चला, अपने दोस्त के पास गया, बाज़ार में 8 किलो गोश्त ला करके जो फेंका, पुलिस ने देखा ना खून ना कुछ, सिर्फ गोश्त बिखरा हुआ है। तफसीलात मालूम हुई तो पता चला कि साले बहनवी के झगड़े ने अमन को बेकाबू करने के लिए इस तरह की चाल चली थी। एक इसी चीज़ को जो है ये पुलिस यहाँ पर बयान कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन दोनों के नाम जो है अब योगेंद्र चौधरी और शिवराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। होली से पहले इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था गौशाला को, जो हिंदू रक्षा दल के नाम से चलाया जा रहा है, जो कुछ भी है। ये सूरत हाल अंदरूनी सतह पर बहुत भयानक साजिशें रची जाती हैं और कहीं की पुलिस फौरी तौर पर इस मामले को हल कर लेती है तो मामला ठंडा पड़ जाता है, असल साजिशें बाहर आती हैं, वरना ये इल्ज़ामात किन पर धरे जाते हैं और क्या कुछ आता है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। देखिए पुलिस क्या कह रही है इस सिलसिले में, तफसीलात। इनका आपस में विवाद चल रहा था। नंद किशोर ने पहले भी कई IGRS वगैरह इनके खिलाफ दे रखा है और उसकी जांच करवाते रहते हैं।
इस बीच इन्होंने एक प्लान किया है, खाया गोकसी बना दिया जाए, तो इसमें कार्रवाई भी बढ़िया से हो जाएगी और जो है हमारा काम भी हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, तो इसे अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। फिर पूरी गौशांस रखेंगे या कोई मांस रखेंगे और फिर हिंदू रक्षा दल या कोई गोरक्षा दल वालों को, इस तरह के लोगों को बुला के और फिर इसमें हंगामा करवाएंगे। पुलिस को नहीं बताने का प्लान था उनको। गोरक्षा दंगा ताजिब करने वाले लोग ये 12 मार्च की घटना है। थाना सियानी गेट के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहां पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने एक षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा, तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और होली के एक दिन पहले पूरी इस घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया। होली का त्योहार है, बड़ी तारीफ करने को लगता है कि अगर ये कामयाब हो जाते नहीं, इन्होंने पूरा प्रयास किया था। पुलिस भी मुस्तैद थी, पुलिस ने जांच पड़ताल किया, मौके पे ही पाया कि ये यहाँ पे न कोई रक्त का निशान है, न कोई चीज है, कोई यहाँ पे गोकशी जैसी घटना नहीं हुई है। और तत्काल उस जो मांस के टुकड़े थे उसको कब्जे में लेकर उसको मिट्टी में दबाया गया और स्पष्ट किया गया कि यहाँ कोई गोकशी घटना नहीं हुई थी। लेकिन प्रयास इनका पूरा था कि इसको जो है अपना जो विरोधी है उसको फंसाया जाए। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनकी अपनी आपस में रंजिश चल रही गौशालाओं की। दोनों गौशालाएं अगल बगल है, पहले एक ही थी और आपस में रिश्तेदार भी हैं। एक इसमें बहनोई और साले हैं और इनकी जो दुश्मनी है उसके तहत इन्होंने अपने बहनोई को फंसाने के लिए साले और उसके बच्चे और उसके यहाँ काम करने वालों ने पूरा षड्यंत्र रचा है। मामला बड़ा छिपाने के लिए हाँ, इसमें उसी से मामला खुला है। इन्होंने उसमें जो एक अभियुक्त है योगेश ने एक हिंदू संगठन के व्यक्ति को फोन किया कि हमारे बगल वाले गौशाला में काफी मांस के टुकड़े पड़े, वहां गोकशी हुई है, और वो भी वहां पे आए। लेकिन उनको भी प्रारंभिक जो उन्होंने भी देखा वहां मौके पे पुलिस के साथ, उनको भी लगा कि इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र किया गया है और वो इसमें संतुष्ट हुए। बहुत संवेदनशील था, पुलिस ने किस तरह इस पर कार्रवाई करी जो मामला भी खुला है और धार्मिक सौहार्द के उसको भी मामला संवेदनशील था, चूंकि एक बड़ा त्योहार था और उसके एक दिन पहले की घटना थी, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया। पूरी टीम लगाई गई, हमारी सर्वेलांस टीम लगी, लोकल इनपुट लगे और सारी चीजें जब निकाला, इसको जोड़ा गया, एक से एक कड़ी ढूंढती गई और एक बड़ा जो षड्यंत्र था उसका खुलासा हुआ है। कितने लोग फरार हैं, क्या करते हैं? इसमें कुल 5 अभियुक्त प्रकाश में है, 2 हमारे कस्टडी में गिरफ्तार हैं जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है, कन्फेस किया है, और 3 अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी प्रयास हो रहे हैं। सर, जहाँ से इन्होंने ये मास्क खरीदा था, क्या वो सरकार से कहीं से कोई रजिस्टर्ड है या किसी लोकल दुकान? ये बगल में ही एक हिंडन बिहार जगह है, वहां से इन्होंने मास्क खरीदने की 2400 रुपए में 8 किलो मास्क खरीदने की बात बताई है और वो कौन है उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, संभल में एक त्यौहार मुनाकिद किया जाता था, मेला, और बताया जा रहा है कि इसको नेजा मेला कहा जाता है और उसका ताल्लुक़ सैयद सालार मसूद गाजी से जोड़ा जाता था। उनके एजाज़ में ये मेला मुनाकिद किया जाता था और हर साल ये मुनाकिद किया जाता है। लेकिन इस साल पुलिस ने इस मेले के इनेकाद से वहाँ के लोगों को रोक दिया, ये कहते हुए कि सैयद सालार मसूद गाजी एक लुटेरा था, एक हमलावर था, उसके एजाज़ में किस तरह इस मेले की इनेकाद की इजाज़त दी जा सकती है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करते हुए वो नज़र आया, इस तकरीब की इजाज़त लेने वो लोग आए हुए थे। एसपी ने वाज़ेह किया कि इंतज़ामिया हमलावर के एजाज़ में मेले की इजाज़त नहीं देगी। एसपी सुरेश चंद्र ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले
किसी डाकू की याद में कोई मेला मुनक़िद कैसे किया जा सकता है। अब एक और मसला शुरू हो चुका है नाज़रीन गिरामी। देखिए ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है। दोनों वीडियोस नए नए मसले, अलग अलग मसले, पुराने जो है झगड़ों को उठाना और फिर जो है हालात को पूरी तरह से अमन में रखने का बहाना करते हुए मुसलमानों को निशाना बनाना। जो चीज़ चलती आ रही थी उसके अंदर से अब खोज करके कुछ और चीज़ें निकाली गई हैं। अब पता नहीं ये मामला कहाँ तक जाने वाला है। देख लीजिए क्या अगर सलार गाजी के आरोप लगाते हैं बुजुर्ग की तो बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज सच है वो तो इसीलिए कह रहा हूँ किसी लुटेरे की वो लुटेरा था। सच को छुपा नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद अब्दुल गाजी की याद नहीं बनता तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पहले जानते हो मैं पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, भांजे थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर देश के हैं, अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा। नाज़रीन गिरामी, उधर कर्नाटक से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साबिक वजीर HM रेवन्ना के खिलाफ एक कांग्रेस लेडी कारकुन ने हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है। बताया जा रहा है कि के गेस्ट हाउस में HM रेवन्ना ने इस खातून पर जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ देखते हुए वीडियो बना रही थी, इस सिलसिले में जब उसने रोकने की कोशिश की तो उस पर हमला कर दिया गया HM रेवन्ना की जानिब से। बेंगलुरु हाई ग्राउंड पुलिस थाने में इस खातून ने साबिक वजीर HM रेवन्ना के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि इनकी बनाई गई वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करने के सिलसिले में वो खातून इस वीडियो में बात करती हुई भी नज़र आ रही है कन्नड़ा में। जाहिर सी बात है कि किसी बात को लेकर के जो है गुफ्तगू शुनीद हुई होगी और वो उसकी वीडियो बना रही होगी, इसी से नाराज़ उस पर हमला किए जाने की बात कही जा रही। जब से ये वीडियो वायरल हुई है, कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है कि कांग्रेस के सीनियर लीडरान की जानिब से कांग्रेस के लेडी कारकुनान के साथ क्या इसी तरह का बर्ताव अपना जाएगा। जो लोग ख़वातीन के सम्मान की बात करते हैं, उन्हीं के लीडरान इस वक्त ख़वातीन पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की तबसरों के साथ सोशल मीडिया में बीजेपी के ट्विटर हैंडलर्स अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि हमला करने वाला कांग्रेस लीडर है और जिस पर हमला किया गया वो भी कांग्रेस की कारकुन है। तो बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। तो अब यहाँ की मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उछाले जाने की कोशिश की जाएगी। उधर नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में महाकुंभ के कामयाब इनेकाद पर अपनी बातें रखी और उसकी कामयाबी पर बेइंतहा खुशी का इजहार भी किया और कहा कि हम सब जानते हैं कि गंगा को ज़मीन पर लाने के लिए एक नाकाबिल फरामोश कोशिश हुई थी, वैसा ही महाकुंभ के इनेकाद में भी अजीम कोशिश देखने को मिली।
पार्लियामेंट में दिए गए इस बयान पर लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए एक तलख सवाल सामने रख दिया। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी ने महाकुंभ में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश क्यों नहीं किया। महाकुंभ में जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो कई लोगों ने जान भी दी है भगदड़ की वजह से। क्या सूरत हाल हुई, वहाँ के हक़ाइक़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें महाकुंभ के दौरान सामने आती रही हैं। और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी जो भगदड़ मची वो भी, उसका भी कनेक्शन बराह रास्त महाकुंभ से था। ऐसी सूरत हाल में इन मरने वालों को खिराज अकीदत पेश करने से भूलने वाले पीएम मोदी को आईना दिखाने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की जानिब से। देखिए वो क्या कह रहे हैं। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में एक बार फिर लूट का एक बड़ा मामला पेश आया है। चांदनी चौक में एक बदमाश 80 लाख रुपए नकद भरे बैग को लूट कर फरार हो गया। वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस वाकई की जांच में लग गई है। लूट वाकई की शिकार शख्स से पूछताछ की जा रही है। वाकया पीर की शाम 6:15 बजे पेश आया था, जब हवेली हैदर कुली चांदनी चौक में RK गुजराती आंगड़िया के मुलाजिम से एक बदमाश नकदी से भरा बैग लूट कर फरार हुआ। सियाह रंग के बैग में 80 लाख रुपए थे। लूट के वक्त बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग भी की है और ये वीडियो इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है। आप इसको देख सकते हैं कि दिन दहाड़े दिल्ली में लूट कैसे मचाई जाती है। नाज़रीन गिरामी, 40 सेकंड की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं और जाहिर सी बात है कि लुटेरे का चेहरा भी इस वक्त जो है पुलिस के सामने आ चुका होगा। अब जो है इस लुटेरे की तलाश पुलिस शुरू कर चुकी है। उधर पंजाब में फौज के सीनियर अफसर और उनके बेटे के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रियासत की अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इस वाक़े को लेकर आम आदमी पार्टी की हुकूमत को घेरा है। कांग्रेस का मानना है कि जब फौज के आला अफसर महफूज नहीं है तो आम आदमी का क्या। इस मामले में इत्तला मिली है कि 12 पुलिस एहलकार समेत कई अफसरों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सिद्धू ने लिखा, पंजाब पुलिस का तौहीन-आमेज़ बर्ताव। पटालिया पुलिस के अफसरों ने फौज के कर्नल के साथ बुरी तरह मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। 1 मिनट 28 सेकंड की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार के पास कुछ लोग एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। मामला बढ़ती मौके पर भीड़ जमा हो जाती है। इधर अपोजिशन रहनुमा प्रताप सिंह ने कहा कि अगर फौज के अफसर महफूज नहीं तो आम आदमी के दुख का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा भी किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, कर्नल के बेटे पर इस तरह हमले को लेकर की ये सूरत हाल बनी है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 20 सालों में बिहार में कितने कत्ल हो सकते हैं और कितनी असमत दरियाँ। एक रिपोर्ट आपको चौंका देगी, आपको हैरत ज़दा कर देगी कि क्या वाकई में इतने कत्ल हुए हैं और इतनी असमत दरियाँ हुई। जी हाँ, बिहार में 20 सालों का डेटा बाहर निकाला गया है जिसमें कहा जा रहा है कि 60,000 कत्ल हुए हैं और 25,000 असमत दरियाँ। तेजस्वी यादव ने नीतीश हुकूमत को नाकाम करार दिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर अपोजिशन लीडर और RJD रहनुमा तेजस्वी यादव ने असेंबली अहाते में नीतीश हुकूमत को घेरने की कोशिश की। ऐवान के बाहर नामनिगारों से बात करते उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क़ियादत में बिहार चौपट हो चुका है। नीतीश कुमार के पास ही महकमे दाखिला है और हमेशा से रहा है। वो मुजरिमों को हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं।
मुजरिमीन बेलगाम हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने इस हवाले से मजीद कहा कि मुजरिम से डरकर पुलिस भाग रही है। ASI रैंक के पुलिस एहलकार का कत्ल हो रहा है। हर तरफ मुजरिमों का बोलबाला है। वज़ीर आला 2 लफ्ज़ भी इस मौजू पर नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार में मुजरिमाना वाक़यात के अहम आदाद शुमार में दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार किस तरह नाकाम हो चुके हैं। NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक नीतीश कुमार की हुकूमत में बिहार में अब तक 60,000 कत्ल हो चुके हैं। बिहार में 25,000 अस्मत दरियाँ हो चुकी है और ऐसे मामला सामने आ चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत में सबसे ज़्यादा पुलिस एहलकारों का कत्ल हुआ और ज़दोकूब किया गया। पहले ऐसा नहीं होता था। पुलिस मार खा रही है। बिहार के वज़ीर दाखिला कहाँ हैं? बेहोशी के हालत में आ गए हैं। ये कहते हुए तेजस्वी यादव ने ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश की कि नीतीश कुमार की हुकूमत किस तरह नाकाम हो चुकी है और जराइम पेशा अफराद किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का गिराफ बेबरथा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, बजरंग दल और VHP की जानिब से नागपुर में कल जो तशद्दुद हुआ और उसकी जो वजह वो लोग बने, इस सिलसिले में फडणवीस ने असम्बली में कुछ तफसीलात फराहम की और कहा कि बजरंग दल और VHP ने कब्र की चादर जला दी थी। नागपुर तशद्दुद पर CM फडणवीस ने कहा कि उस चादर के बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिशें हुई कि उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, तभी जाकर के ये सूरत हाल बनी और इसे सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने औरंगज़ेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा करते हुए मुजाहिरा किया। इस दौरान उन्होंने कब्र की चादर को अलामती तौर पर नजर आतिश किया। उसके बाद यह अफवाह फैलाई गई कि इस पर मजहबी अलामत है, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो गया, तशद्दुद फूट पड़ा। वज़ीर आला ने भी कहा कि तशद्दुद में तकरीबन 80 से 100 लोगों का हुजूम शामिल था, जिन्होंने पथराव किया और पुलिस एहलकारों पर हमला किया। इस दौरान एक पुलिस अफसर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जबकि DCP सतह के 3 अफसरान पर भी हमले किए जाने और उनके ज़ख्मी होने की बात कही गई है। तशद्दुद में कुछ घरों को भी निशाना बनाया गया और एक DCP पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। नाज़रीन गिरामी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है कि अभी वहाँ जो है कर्फ्यू नुमा जो इस वक्त हालात हैं मुख्तलिफ़ बस्तियों पर हालात काबू में करने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो है एक शख्स जो मरकर की 300 साल हो चुके हैं, उसकी खबर और उसकी तारीख़ निकाल करके पूरे भारत का माहौल इस वक्त ख़राब करने की हिंदुत्व तंजीमें कोशिश कर रहे हैं और इन बेलगाम भेड़ियों को, इन जुनूनियों को यहाँ की इंतज़ामिया हो या पुलिस लगाम कसने में नाकाम होती नज़र आ रही है। नाज़रीन, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के वज़ीर कपिल मिश्रा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने मिश्रा को मुलजिम करार देने वाले ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केस को 19 जुलाई के लिए दर्ज कर दिया। हाल ही में राउस एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा को 2020 के असेंबली इंतखाबात के दौरान 2 कम्युनिटी के दरमियान दुश्मनी भड़काने का इल्ज़ाम में मुलजिम करार दिया था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल मिश्रा ने इस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। केस की समाअत जस्टिस रविंद्र दवेजा की अदालत कर रही है और इस सिलसिले में अब झटका लगा है अदालत से, यानी कि केस आगे चलेगा और सुनवाई होगी। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना में OBC को यानी पसमानदा तबकात के लिए एक बड़ा ऐलान किया है तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने, और उन्होंने तालीमी इदारों, सरकारी मुलाजमतों और सियासी नुमाइंदगी में 42% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया। यानी 42% कोटा होगा पसमानदा तबकात OBC का। इक़दाम रियासत में समाजी मसावात को फ़रोग़ देने और पसमानदा तबकात को उनका हक़ दिलाने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने इस तारीख़ी फ़ैसले के बारे में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तेलंगाना को फ़ख्र है कि वो हिंदुस्तान में समाजी इनक़िलाब की क़ियादत कर रहा है। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से पसमानदा तबकात की सबसे बड़ी और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मांग को पूरा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, वफ़ तरमीमी बिल 2024 को लेकर मुल्क में सियासत गर्म हो चुकी है। ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कल इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर जो एहतिजाज किया उसका नज़ारा हमने आपको लाइव भी करवाया, उस पर कल तबसरे भी आए। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी, समाजवादी पार्टी के लीडर उदेश, सब ने खुलकर की इस बिल की मुखालिफत की और अपने अपने बयानात कल उन्होंने पेश किए थे। इस दरमियान में महसूस होता है कि चूंकि कल मीडिया पूरी तरह से कवरेज दे रहा था यहाँ की इस खबर को, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि फडणवीस ने खुद कहा है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नागपुर में करवाया गए फसादात हैं, तो इसमें से एक शूशा क्यों ना इस तरह तबसरे के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जंतर मंतर पर कल जो प्रोग्राम किया गया था वो कामयाब हुआ था और पूरी मीडिया उसकी कवरेज दे रही थी। कहीं उस खबर को दबाने के लिए ये साजिश तो नहीं रची गई? ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ कल जिस तरह से पूरे भारत के बड़े बड़े नुमाइंदे और मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जिस तरह शरीक हुए और इसकी मुखालिफत की, ऐसे में ये मसला आगे बढ़ता जा रहा था। मीडिया इसको बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश हो रहा था। सोशल मीडिया में और ट्विटर में तो एक वक्त तक बाकायदा ट्रेंड भी चला। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि इस खबरों को दबाने के लिए भी कल जो नागपुर में साजिश हुई ताकि इस खबर को दब जाए और फसादात की खबर ऊपर आ जाए मीडिया में, ये भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने यह तबसरा किया भी है। बैकैफ कल जो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एहतिजाज हुआ, इसमें टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट महबूबा मुत्रा ने भी शिरकत की थी। यहाँ जंतर मंतर पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए महबूबा मुत्रा ने कहा कि जब अयोध्या के राम मंदिर बोर्ड में कोई भी मुसलमान शामिल नहीं हो सकता तो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल किया जा सकता है? ये मुसलमानों की जायदाद छीनने के लिए बनाया गया वक्फ तरमीमी बिल है। उन्होंने मजीद कहा कि 30 साल पहले जो बातें बंद कमरों में हुआ करती थी अब वो खुले फोरम पर कही जा रही हैं। मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वैसा ही जर्मनी में भी हुआ था। तो राज़-ए-गिरामी इस तरह से जो है महबूबा मुत्रा की जानिब से खुले अंदाज में इस बात को पेश किए जाने के बाद जो है उनका वो बयान भी सुर्खियाँ बना रहा है। गज़ा में अभी तक कत्लेआम जारी है। नाज़-ए-गिरामी जालिम दरिंदों की जानिब से, जहन्नमी कुत्तों की जानिब से, जहन्नमी खंजीरों की जानिब से मासूम बच्चों को जो कत्ल कर रहा है, ना उसको देखा जा सकता है, ना बयां किया जा सकता है। हाँ, हमारे अरब हुक्मरानों, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की बेहिसी पर ज़रूर मातम किया जा सकता है। ऐसे में ख़बर ये आ रही कि जो ताज़ा हमले हुए हैं उसमें मुतअद्दिद हुकूमती रहनुमाओं की शहादत भी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर शहीद होने वालों में सरकारी फॉलोअप कमेटी के चेयरमैन इस्साम अद्दालेस, वज़ारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल महमूद अबू तफ़्फ़ा और दाखिली सलामती के सरबराह मेजर जनरल बहजत अबू सुल्तान अलमारूफ अबुल बर्रा शामिल हैं। ये लोग भी इस हमले में जो है शहीद हुए हैं, यानी ये भी एक बहुत बड़ा खसारा माना जा रहा है। गज़ा में ज़ख्मियों की तादाद तेज़ी से बढ़ने पर जो है महकमे सेहत की जानिब से बाकायदा मुख्तलिफ डॉक्टरों ने बयान जारी किया है कि लगातार ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है और हम उनकी ज़िंदगियां बचाने से कासिर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं, ना डॉक्टर्स हैं और ना ही बचाने के लिए कोई मवाद। जितना मुमकिन हो सकता है डॉक्टर कर रहे हैं। तो नाज़-ए-गिरामी इसी को कहते हैं गज़ा के पट्टी के मुसलमानों पर क़यामत से पहले क़यामत गुज़र रही है। सूरत हाल बहुत ही भयानक हो चुकी है। हम सब वहाँ तक पहुँचने से आ रही हैं, तो कम से कम रमज़ान की खुसूसी दुआओं में उनको ज़रूर याद किया जा सकता है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।